तो अब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन देखने के बाद आज हम डिस्कशन करेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म के बारे में। हम हैं फार्माकोकाइनेटिक सेक्शंस में जनरल फार्माकोलॉजी के। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, एज द नेम सजेस्ट, और काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगा कि हम लोग केमिकल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ड्रग एक केमिकल है जिसको हम बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको बाहर निकालना भी ज़रूरी है। अब बाहर निकालने के लिए मोस्टली ये जो ड्रग्स होते हैं वो होते हैं लिपिड सॉल्युबल। जैसे हमने देखे कि मोस्टली लिपिड सॉल्युबल ही होते हैं, तो इससे क्या होता है कि इसका अब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर रहता है। तो अभी अगर लिपिड सॉल्युबल ही फॉर्म है तो उसको बॉडी में से बाहर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमको जो लिपिड सॉल्युबल है उसको लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग में या मोलिक्यूल में हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब भी हम उसको लिपिड इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करेंगे तब उसका अब्जॉर्प्शन होना कम हो जाएगा और उससे वो फिर बॉडी में से बाहर निकलना इजी हो जाएगा। तो एक्चुअली हमको ड्रग्स को बॉडी में से बाहर निकालना है उसका एक्शन आ जाने के बाद। तो बाहर निकालने के लिए हम लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस को इनसॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, जिससे वो किडनी के ट्यूब्यूल्स में फिर से रीअब्जॉर्ब ना हो जाए। किडनी में जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसका फंक्शन होता है कि इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल को फिर से अब्जॉर्ब कर लेना, उस प्रोसेस को बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। तो वो ना हो जाए इसलिए हम इसको लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके बॉडी में से बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कन्वर्टिंग लिपिड सॉल्युबल या फिर नॉन पोलर सब्सटेंसेस को पोलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने का, उसे बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म। सो ऐसा जो केमिकल ऑल्टरेशन हम लोग करते हैं बॉडी में उसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो कहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है, तो मोस्टली जो जो साइट होता है वो होता है लीवर। लेकिन और भी कुछ ऑर्गन्स हैं जहाँ पे ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे किडनी हो गया, इंटेस्टाइन्स, कुछ ड्रग्स का लंग्स में, या कुछ ड्रग का इवन ब्लड में ही मेटाबॉलिज्म हो जाता है। देखेंगे हम वो कौन कौन सी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है इन लीवर। मेटाबॉलिज्म होने से होता क्या है, जैसे हमने पहले देखा कि उस ड्रग का इनएक्टिवेशन हो जाता है, अब उसका एक्शन बंद हो जाता है, ड्रग एक्टिव में से इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन सभी ड्रग्स में ऐसा होता है ज़रूरी नहीं है। कुछ ड्रग खुद जो एक्टिव होते हैं उसमें से एक दूसरा मेटाबोलाइट भी निकलता है। सो एक्टिव ड्रग में से एक्टिव मेटाबोलाइट निकलता है, या थर्ड चीज़ इनएक्टिव ड्रग एक्टिव होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया लगता है, तो मैं आपको सिंप्लीफाई फॉर्म में समझा देता हूँ। मेटाबॉलिज्म से क्या क्या चीज़ें हो सकती है। सबसे पहले ड्रग्स अगर एक्टिव ही है, जैसे हमने दी है कोई ड्रग, इटसेल्फ इज एन एक्टिव, तो दो चीज़ें होती है, शायद ये एक्टिव ड्रग्स पे इनएक्टिवेशन हो जाती है, पहला ऑप्शन ये, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है यही एक्टिव ड्रग्स उसमें से जो मेटाबोलाइट निकलता है वो भी एक्टिव बनता है। तो एक्टिव मेटाबोलाइट जो भी खुद एक्शन क्रिएट करता है। सो एक्टिव ड्रग्स में से इधर एक्टिव मेटाबोलाइज निकलता है या मोस्टली एक्टिव ड्रग्स इनएक्टिव हो जाती है। अब एक तीसरा भी एक एक्सेप्शनल फॉर्म है जहाँ पे ड्रग इटसेल्फ इनएक्टिव रहता है। जब भी हम देते हैं ड्रग तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, और जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है तब वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सो इस टाइप की ड्रग को बोलते हैं हम लोग प्रो ड्रग्स, कि ड्रग इटसेल्फ इनएक्टिव है लेकिन बॉडी में मेटाबोलाइज होने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर उसका एक्शन आता है। सो ऐसी ड्रग को हम लोग प्रो ड्रग्स बोलते हैं। सो प्रो ड्रग क्या है, अब आपको पता चल गया होगा कि इनएक्टिव एज सच होता है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होकर एक्टिव ड्रग्स में कन्वर्जन होता है। सो यहाँ पे दो टाइप्स की ड्रग बताई गई है। एक तो प्रो ड्रग्स बताई गई है जो एज सच इनएक्टिव होती है और फिर उसमें से उसका एक्टिव फॉर्म बनता है, और दूसरी ड्रग जो होती है वो खुद एक्टिव होती है लेकिन उसमें से उसका एक्टिव मेटाबोलाइट्स भी बनता है। तो कुछ एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, जैसे ड्रग भी एक्टिव है और उसका मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव है, तो उसके एग्जाम्पल है जैसे डायजेपाम, जो एक बेंजोडायजेपिन ग्रुप की दवाइयाँ हैं, सीएनएस सेक्शन में पढ़ेंगे। उसमें से ऑक्साजेपाम भी बनता है, डिजिटॉक्सिन में से डिकॉक्सिन बनते हैं, सीवीएस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ एंटीबायोटिक्स है जैसे सिफोटेक्साइम, तो उसमें से उसका एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है। मॉर्फिन का एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है, मॉर्फिन एक पेन किलर ग्रुप की मेडिसिन से। और इनएक्टिव ड्रग जो प्रो ड्रग्स, उसका एग्जांपल क्या है, जैसे लीवोडोपा जो हम पार्किंसोनिज्म डिसीज में यूज़ करते हैं, वो उसका एक्टिव फॉर्म है डोपामिन, उसमें से एक्टिव फॉर्म डोपामिन बनता है। एनालेप्रिल जो हम सीवीएस में ब्लड प्रेशर लो करने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें से एनालेप्रिलेट बनता है। प्रेडनिसोलोन जो स्टीरॉयड है उसमें से प्रेडनिसोन में से प्रेडनिसोलोन बनता है। एक बैक एम्पेसिलिन में से एम्पेसिलिन बनता है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप
याद रख सकते हैं, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म मोस्टली जो लीवर में होता है, वो दो फेजेस में या दो टाइप की रिएक्शंस में हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं। एक जो रिएक्शन है या एक जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो है नॉन सिंथेटिक प्रोसेस, और दूसरी जो है उसको सिंथेटिक प्रोसेस बोलते हैं। अभी नॉन सिंथेटिक को फेज 1 भी बोलते हैं और सिंथेटिक को फेज 2 भी बोलते हैं। तो फेज 1 फेज 2 टाइप का मेटाबॉलिज्म भी होता है। फेज 1 मोस्टली जो रिएक्शन है उसे फंक्शनल रिएक्शंस भी बोलते हैं, और फेज 2 को हम कंजुगेशनल रिएक्शंस भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि ड्रग है वो फेज 1 में से जाती है, तो फेज 1 में जो उसका मेटाबोलाइट बनता है वो इधर एक्सक्रीट होके बाहर निकल जाता है। या दूसरा ऑप्शन है कि ड्रग्स फेज 2 में जाती है, जहाँ पहला मेटाबोलाइट है उसका फिर से कंजुगेशन होता है, दूसरा प्रोसेस होता है, और उसके बाद वो बाहर निकलती है। या फिर कई बार फेज 1 रिएक्शन होने के बाद मेटाबोलाइट जो है वो कंजुगेशन प्रोसेस में जाता है और उसके बाद बाहर निकलता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ड्रग, इधर वो फेज 1 से बाहर निकलती है या फिर फेज 2 से बाहर निकलती है। अब फेज 1 रिएक्शंस कौन कौन सी है? ये जो रिएक्शन है वो कंपैरेटिवली सिंपल रिएक्शंस है, जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन, ऐसी सिंपल रिएक्शंस होती है। और उसमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ये कुछ एंजाइम्स से होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं उसे बोलते हैं मोनो ऑक्सीजिनेसिस, जो लीवर में होते हैं मोनो ऑक्सीजिनेसिस। और कुछ भी मोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे NADPH हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और दूसरे कुछ एंजाइम होते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं साइटोक्रोम एंजाइम्स, साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स होते हैं, जिसकी मदद से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। अब बहुत सारे साइटोक्रोम P450 आइसो एंजाइम्स हमें पाए गए हैं, हमें मिले हैं, और उसको हमने डिफरेंट उसके फैमिली और सब फैमिली के हिसाब से क्लासीफाई किया है। जैसे आपको साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स हैं वो ऐसे टाइप के नाम में दिखेंगे, ऐसे टाइप के नंबर्स में दिखेंगे, जैसे CYP3A4। CYP मीन साइटोक्रोम P450, लेकिन 3A4 फैमिली और सब फैमिली में डिवीजन है। सो 3A4, 3A5, 2D6, 2C9, 2C19, 2E1, 1A1, सो ऐसे काफ़ी सारे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम दिए गए हैं। कुछ ड्रग फ्लेविन मोनोऑक्सीजिनेस, जैसे हमने बताया था, मोनोऑक्सीजिनेस से भी मेटाबोलाइट होती है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है। सो ऐसे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, और कहने का जो नटशल में मतलब है कि ये प्रोसेस में काफ़ी सारे साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। इनका क्या महत्व है आगे हम देखेंगे। और दूसरी जो रिएक्शन है वो सिंथेटिक रिएक्शन से, ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से फेज 2 रिएक्शन या फिर सिंथेटिक रिएक्शंस के अंडर वो चला जाता है। उसमें अलग अलग कंजुगेशन रिएक्शन है, और सबसे इंपॉर्टेंट है वो ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन है। ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशंस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। कुछ ड्रग आप याद रख सकते हैं, एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं हर एक का, जैसे क्लोरामफेनिकोल एक एंटीबायोटिक दवा है, वो ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन से होता है। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन पूछते हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, वो है एसिटाइलेशन। कौन कौन सी दवाइयाँ एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज होती है, ऐसा बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उसमें आप एग्जाम्पल शॉर्ट फॉर्म के तौर पे शीप याद रख सकते हैं। शीप S फॉर सल्फोनेमाइड्स है, ये जो एक एंटीबायोटिक दवा है। H फॉर हाइड्रालाजीन है, ये ब्लड प्रेशर कम करने के लिए यूज़ होने वाली दवा है। I फॉर आइसोनियाजाइड है, जो TB में यूज़ होने वाली दवा है। और P फॉर पास है, जो अगेन TB में यूज़ होने वाली एक दवा है। डेप्सोन भी एक एंटीबायोटिक यूज़ होता है। सो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ये जो ड्रग्स हैं वो एसिटाइलेशन होता है, और जो भी ड्रग एसिटाइलेशन होता है उससे एक स्पेसिफिक ऑटो इम्यून एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने का चांसेस होता है, उसे बोलते हैं SLE, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटस। सो जो ड्रग्स एसिटाइलेशन करती है उससे SLE टाइप का साइड इफेक्ट्स या एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने का चांसेस बढ़ता है। सो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी टाइम MCQ के बेस में पूछते हैं। अदर रिएक्शंस हैं जैसे मिथाइलेशन, वो जो बॉडी में अमाइंस होते हैं जैसे एड्रेनालिन, हिस्टामिन हो गए, उनका मेटाबोलाइज करती है। सल्फेट कंजुगेशन, जो हार्मोन्स हैं जैसे एड्रेनालिन, सेक्स स्टेरॉइड, उनका सल्फेट कंजुगेशन होता है। फिर कुछ ड्रग का ग्लाइसिन
ग्लूटाथायोन भी होता है। ग्लूटाथायोन बहुत स्पेसिफिक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो पैरासीटामोल का होता है। और कुछ एंटी कैंसर जो दवाई है उनका एक्टिवेशन होता है रिबोन्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस से। सो ऐसी हर एक की आप एक दो दवाइयाँ याद रखें, इंपॉर्टेंट है, जो वो ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन है, एसिटाइलेशन है और ग्लूटाथायोन कंजुगेशन पैरासीटामोल से होता है। ये कुछ क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के तौर पे पूछे जा सकते हैं। अब हम आते हैं माइक्रोजोमल और नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम्स की तरफ। जैसे हमने देखा था आगे ऑक्सीडेशंस की प्रोसेस में बात किया था कि कुछ माइक्रोजोमल एंजाइम्स से होता है, तो कुछ माइक्रोजोमल एंजाइम्स भी होते हैं, नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम्स भी होते हैं जो लीवर में होते हैं। कहाँ पे होते हैं माइक्रोजोमल एंजाइम्स? मोस्टली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, जबकि नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम्स साइटोप्लाज्म में होते हैं या फिर माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर सेल्स में होते हैं। तो आपको पहले तो लोकेशन पता हो गया कि कहाँ कहाँ पे ये होते हैं। माइक्रोसोमल एंजाइम्स में कौन कौन से टाइप के एंजाइम्स होते हैं ये यहाँ पे लिखा है, जैसे मोनोएक्सीजिनेस, P450, UGT, एपोक्साइड हाइड्रोलिसिस, काफ़ी टाइम के एंजाइम्स माइक्रोसोमल होते हैं। और यहाँ पे नॉन माइक्रोसोमल्स में एमाइडेजिस, फ्लेवोप्रोटीन ऑक्सीडेजिस एंड कंजुगेजिस जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन सी रिएक्शन माइक्रोसोमल एंजाइम से होती है? तो मोस्टली सभी जो प्राइमरी सिंथेटिक रिएक्शंस, प्राइमरी रिएक्शंस होती है, फेज 1 रिएक्शंस उससे होती है, और फेज 2 में से एक रिएक्शन माइक्रोसोमल से होती है, वो है ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन। और नॉन माइक्रोसोमल से ऑल द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इससे होती है एक्सेप्ट ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशंस के अलावा सभी कंजुगेशंस नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स से होते हैं। कुछ ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस भी इससे होते हैं। सो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पूछी जाती है एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे या फिर वाइवा के तौर पे, कि व्हाट इज हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशंस क्या है? ये एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है, स्पेसिफिक टाइप का एलिमिनेशन प्रोसेस है, जहां पे क्या होता है कि जब आपने एक ड्रग दी तो वो ड्रग अपने हिसाब से उसके मोलिक्यूलर को रीअरेंज कर देगी और इनएक्टिव हो जाएगी खुद की खुद। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशंस। सो इनएक्टिवेशन होगा ड्रग का, तो पहले ये प्रोसेस इनएक्टिवेशन करने के लिए है, ये तो आपको पता चल गया। कैसे होगा? इन द बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी में ही होगा। कैसे, किस तरह से? तो स्पॉन्टेनियस मोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट विदाउट द यूज ऑफ एनी एंजाइम। तो यहाँ पे कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, कोई ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है, बॉडी के अंदर ही खुद ही वो मोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो जाता है और इवेंचुअल ड्रग एक्टिव फॉर्म में से इनएक्टिव हो जाता है। सो इसका फायदा क्या है, इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि मान लीजिए कोई ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में। अभी मान लीजिए कोई ड्रग का मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और वो आदमी को लीवर का कोई पैथोलॉजी है, तो क्या आप वो ड्रग दे सकते हैं उसमें? नहीं। कोई ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है मान लीजिए किडनी में, और उसका किडनी का कोई पैथोलॉजी है, किडनी बराबर काम नहीं कर रहा है या उसका एक्सक्रीशन किडनी से होता है ड्रग का, तो आप वो ड्रग दे सकते हैं उसमें? नहीं। तो वो किडनी और लीवर की पैथोलॉजी में स्पेसिफिक ड्रग्स को जो वहाँ पे और काम करती है वो आप नहीं दे सकते। उस टाइम पे ये ड्रग दे सकते हैं जो हॉफमैन एलिमिनेशन होती है, हाँ ये दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता, मेटाबॉलिज्म या फिर एक्सक्रीशंस के लिए कोई ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसीलिए ऐसी कंडीशंस में लीवर किडनी पैथोलॉजीज में ये एक टाइप ऑफ ड्रग्स जिसका स्पेसिफिक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है हॉफमैन एलिमिनेशन, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है और उसका नाम है, ड्रग का नाम है एट्राक्यूरियम। तो एट्राक्यूरियम एक मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन है। सर्जरी में मसल रिलैक्सेंस करने के लिए हम लोग ये मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो ये उसका हॉफमैन एलिमिनेशन से एलिमिनेशन होता है। अभी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, वो है एंजाइम इनहिबिशन और एंजाइम इंडक्शन। अब क्या है एंजाइम इनहिबिशन? जैसे हम ये अब कब किसके एंजाइम की पहले तो बात करता है, कौन से एंजाइम? तो मेटाबॉलिक एंजाइम्स की पहले तो बात है कि जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म करते हैं वो एंजाइम को हमें इनहिबिट करना है या फिर इंड्यूस करना है। इनहिबिशंस का मतलब उनका काम हमें कम कर देना है, तो उसे बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। तो मान लीजिए एक एंजाइम है जिसे हम ई कहते हैं। अब हमने यहाँ पे एक ड्रग ए दी है। ड्रग ए का मेटाबॉलिज्म होता है एंजाइम से। सो ड्रग ए का मेटाबॉलिज्म होके एंजाइम से वो मेटाबोलाइट हो जाता है। अब यहाँ पे साइमल्टेनियसली हमने ड्रग बी भी दी है।
ड्रग बी क्या काम करता है? ड्रग बी है वो एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो अब ड्रग ए पे क्या इफेक्ट आएगा? क्योंकि ड्रग बी एंजाइम ई को इनहिबिट करता है, तो ड्रग ए का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो कैसा हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। तो ड्रग ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, और ड्रग ए का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड में ड्रग ए का टॉक्सिसिटी या फिर साइड इफेक्ट्स या एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, दो ड्रग दी, ड्रग ए और ड्रग बी। ड्रग ए का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है एंजाइम से, और ड्रग बी जो है वो एंजाइम इनहिबिटर है, वो एंजाइम को इनहिबिट करता है। वो देने से ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और उसका टॉक्सिक इफेक्ट आया। तो ड्रग इंटरैक्शंस में ये कंसेप्ट हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक ड्रग दूसरी ड्रग को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर सकता है मेटाबॉलिज्म के थ्रू, और उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। अब ये जो एंजाइम पे काम करता है वो अलग अलग एंजाइम्स होता है, ये जो ड्रग काम करती है वो भी अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए क्विनिडीन एक दवा है, तो वो मेटाबोलाइज होती है CYP3 या 4 से, बट इनहिबिट करती है CYP2D6 को। तो ड्रग भाई जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये जो क्विनिडीन है खुद मेटाबॉलिज्म CYP3 या 4 से होती है, लेकिन जो इनहिबिट करती है एंजाइम को वो होता है CYP2D6। अभी ये जो इनहिबिशन होता है, जो इनहिबिटिव प्रोसेस जो होता है वो डोज रिलेटेड मैनर में होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम डोज देंगे तो टॉक्सिसिटी बढ़ने लगेगी ड्रग ए की, और इवेंचुअली टॉक्सिक इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स आएगा। और ये जो रिएक्शंस होता है वो कंपैरेटिवली फास्टर रिएक्शन होता है। कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो मेटाबोलाइक एंजाइम्स को इनहिबिट करती है? तो काफ़ी सारी ड्रग्स हैं, कुछ आप याद रख सकते हैं, जैसे एलोपेरिनॉल जिसे हम गाउट में देते हैं, ओमेप्राजोल एसिडिटी में देते हैं, इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल ये सब एंटीबायोटिक दवा है, कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल ये सब एंटी फंगल दवा है, इवन मेट्रोनिडाजोल एनारोबिक इन्फेक्शंस में दी जाती है, सिप्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक दवा है, सिमेटिडीन जो एसिडिटी में यूज़ होने वाली दवा है, MAO इनहिबिटर डिप्रेशंस में यूज़ होती है, रिटोनाविर HIV इन्फेक्शंस में यूज़ होती है। जो काफ़ी सारी मेडिसिन है, अभी आपको नाम याद रखने में डिफिकल्टी होगी, 4-5 एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। जैसे हमने एंजाइम्स को इनहिबिट किया था, दूसरा एस्पेक्ट है कि आप एंजाइम को इंड्यूस करो। तो एंजाइम इंड्यूस करने से भी फायदा भी होता है या फिर उसका एडवांटेज, फायदा भी होता है या फिर उसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है। जैसे कुछ ड्रग्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड्स हैं, कुछ कार्सिनोजेनिक केमिकल्स हैं, वो लोग ये एंजाइम इंडक्शंस कर सकते हैं। अगर बॉडी में इस चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर किया जाए तो वो लोग एंजाइम को इंड्यूस कर सकते हैं, और एंजाइम इंड्यूसिंग प्रोसेस में थोड़ा देर लगता है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम बनना पड़ेगा, उसको फास्टर एक्टिंग होना पड़ेगा, तो इसीलिए DNA के साथ इंटरेक्शंस होता है और एंजाइम्स का सिंथेसिस बढ़ने लगता है। सो ये जो एंजाइम इंडक्शन प्रोसेस है इट टेक्स टाइम, सो ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, सो टेक्स टाइम टेकिंग है, कंपेरेटिवली लंबा प्रोसीजर है कंपेरेटिव टू एंजाइम इनहिबिशन। वो तो बहुत फास्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, जैसे हमने सेम एग्जांपल देखा था यहाँ पे, अब मान लीजिए कि यहाँ पे सेम एग्जांपल मैं फिर से दूं कि ड्रग ए है, नॉर्मल एंजाइम से मेटाबोलाइज होता है। अब यहाँ पे हमने ड्रग बी दी, वो क्या करता है कि एंजाइम को स्टिमुलेट करता है। तो अब क्या होगा, अभी क्या है कि ये एंजाइम स्टिमुलेट हो गया, तो अब ड्रग ए का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो गया, और मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो गया तो क्या होगा कि ड्रग ए का इफेक्ट कम हो जाएगा। सो लेस इफेक्ट ऑफ ड्रग ए, फटाफट मेटाबॉलिज्म हो गया ना, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा और उसका लेस इफेक्ट हो गया। सो ये एक चीज़ होता है कि लेस इफेक्ट हो गया। या फिर दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर ये ड्रग ए जो मेटाबोलाइट बना रहा है अगर वो टॉक्सिक है, तो टॉक्सिक मेटाबोलाइट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगेगा। सो टॉक्सिक मेटाबोलाइज होने का चांसेस बढ़ने लगेगा। देखते हैं ये क्या है। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ये अपना असर दिखाता है। मेटाबॉलिज्म यूजुअली ड्रग का फास्ट हो जाएगा। कौन कौन सी ड्रग ऐसे इंडक्शन के तौर पे काम करती है, जैसे हमने ये इनहिबिटर ड्रग देखी, तो कुछ ड्रग इंड्यूसिंग भी करती है, जैसे कुछ एंटी कन्वर्जन ड्रग है, फिनोबार्बिटॉन, फेनिटोइन, कार्बामेजेपिन, ये ड्रग्स जो एंजाइम्स है उसको स्टिमुलेट करती हैं। रिफाम्पिसिन ये एक एंटीबायोटिक दवा है कि जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए स्पेसिफिक यूज़ की जाती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो स्टीरॉइड्स है, तो ये CYP3 एंजाइम्स को इंड्यूस करते हैं।
अभी दूसरी भी चीज़ें हैं जो एंजाइम्स को इंड्यूस करते हैं, वो पर्टिकुलर एंजाइम्स को इंड्यूस करते हैं, जैसे आइसोनियाजाइड और क्रोनिक अल्कोहल कंजप्शन, लॉन्ग टर्म से अल्कोहल कोई कंजम्पशन कर रहा है, सो CYP2E1 को ये लोग स्टिमुलेट करते हैं। सिगरेट स्मोकिंग, चारकोल ब्रॉइड मीट हो गया, ओमेप्राजोल हो गया या इंडस्ट्रियल पॉल्यूएंट्स हो गया, तो ये CYP1A आइसो एंजाइम्स को इंड्यूस करते हैं। DDT है, फिनाइल ब्यूटाजोन, ग्रिजोफल्विन, ये एंटी फंगल दवा है, तो ये सब चीज़ें हैं वो भी एंजाइम इंडक्शंस करते हैं। और एंजाइम इंडक्शंस जैसे यहाँ पे कहा है कि टाइम लेता है, या वो 2 वीक्स जितना टाइम लेता है। अब हम इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्लिनिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंजाइम इंडक्शन जो हमें क्लिनिकली ध्यान रखनी चाहिए जब हम पेशेंट्स में दवाई देते हैं। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो है फेलियर ऑफ कंट्रासेप्शंस। जैसे अपने फॉर एन एग्जाम्पल एक पेशेंट है, वो एक ओरल कंट्रासेप्टिव दवा ले रही है, ओरल कंट्रासेप्टिव दवा को हम ए नाम देते हैं, और वो नॉर्मली मेटाबॉलिज्म उसका एक एंजाइम से होता रहता है। अब इसके साथ हम एक दूसरा ड्रग देते हैं, ड्रग बी क्या करता है, ये एंजाइम को स्टिमुलेट करता है। तो ये ड्रग बी एंजाइम्स को स्टिमुलेट करने से अब क्या होगा, जैसे हमने देखा था, तो अब ए का मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कम हो जाएगा। सो इससे ड्रग ए का इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। सो यहाँ पे ड्रग है ओरल कंट्रासेप्टिव, तो ओरल कंट्रासेप्टिव का इफेक्ट कम हो जाने से एक्चुअली उसका प्रेगनेंसी रह जाएगा। तो जो ड्रग बी है वो एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स हैं, जैसे फिनोबार्बिटॉन हो गया या फिर रिफाम्पिसिन हो गया। तो ऐसी कोई भी ड्रग्स अगर हम ओरल कंट्रासेप्टिव के साथ लेते हैं तो उससे ओरल कंट्रासेप्टिव का एफिकेसी कम हो जाएगा। सो एक चीज़ हमने देखा कि उसका इफेक्ट कम हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन कम होने से। अब जैसे हमने देखा था कि कुछ ड्रग एज सच इनएक्टिव होती है और बॉडी में वो मेटाबॉलिज्म होने के बाद एक्टिव बनते हैं, ऐसी ड्रग को क्या बोलते हैं, प्रो ड्रग्स। यस, तो प्रो ड्रग्स होती है। तो प्रो ड्रग के केस में अगर हम ड्रग बी दे दे जो एंजाइम इंड्यूसर है, तो क्या होगा, तो ये जो मेटाबॉलिज्म इनएक्टिव ड्रग का बहुत फटाफट होने लगेगा, तो एक्टिव ड्रग्स फटाफट बनने लगेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ एक्टिव ड्रग्स, बहुत प्रो ड्रग का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। तीसरा एक केस है, जैसे हमने कहा था कि एज सच ड्रग है, ये जो ड्रग ए है उसमें से जो मेटाबॉलिज्म होता है और उसका जो मेटाबोलाइट बनता है वो अगर टॉक्सिक बनता है, तो अगर हम ये प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देंगे ड्रग बी देने के बाद, तो क्या होगा, तो ये जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनने लगेगा और टॉक्सिसिटी होने का चांस है। तो एक्यूट पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी का यही केस है कि जहाँ पे अगर एंजाइम इंड्यूसर्स अपने दे दिए, कुछ भी तरह से एंजाइम इंड्यूस कर दिया, तो उसमें से ज़्यादा टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनने लगेगा और ज़्यादा टॉक्सिसिटी होगी। और चौथी चीज़ क्या होती है, उससे वो होता है टॉलरेंस। कुछ ड्रग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कार्बामाजेपिन, ये एक एपिलेप्सी में यूज़ होने वाली दवा है। तो ये जो कार्बामाजेपिन है एक एंजाइम से मेटाबोलाइट होती है यूजुअली। अभी क्या होता है कि जैसे जैसे आप कार्बामाजेपिन देते रहते हो वो खुद ही अपने एंजाइम को स्टिमुलेट करती है। इन 3 केसों में हमने क्या देखा कि आप बाहर से एक दूसरी ड्रग देते हो, ड्रग बी, तभी उसका इफेक्ट आता है। यहाँ पे ये ड्रग खुद ही इटसेल्फ एक्टिवेट्स इट्स एंजाइम इफ यू यूज दिस ड्रग फॉर लॉन्गर टाइम। ये ड्रग को लॉन्गर टाइम अगर आप यूज करते हो तो खुद ही एंजाइम को स्टिमुलेट करेगी। तो ऑटो इंडक्शन ऑफ एंजाइम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटो इंडक्शन। सो ऑटो मीन्स खुद ही अपने एंजाइम को इंड्यूस करती है, जिससे इवेंचुअली एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है और कार्बामेजिन का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है धीरे धीरे और इसका इफेक्ट कम होने लगता है। और उसका इफेक्ट जो धीरे धीरे कम होने लगता है उसे बोलते हैं हम टॉलरेंस। लॉन्गर टाइम पे दवा देने से इफेक्ट धीरे धीरे कम होता है, जो हम जनरल फार्मेक में देख चुके हैं, इसे बोलते हैं टॉलरेंस। सो ऐसा ऑटो इंडक्शंस का केस भी होता है। सो हमने 4 सिग्निफिकेंट प्रोसेस देखा। एक तो हो गया ड्रग का एफिकेसी कम हो जाएगा, दूसरा हमने देखा था कि अगर ड्रग प्रो ड्रग है तो उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा, तीसरी हमने कंडीशंस देखी थी कि अगर ड्रग टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करती है तो उससे टॉक्सिसिटी होने का चांसेस बढ़ जाएगा, और चौथी चीज़ टॉलरेंस क्रिएट होगा अगर खुद ड्रग ऑटो इंडक्शंस के फॉर्म में अपने ही एंजाइम को स्टिमुलेट करती है। अभी इंडक्शन से और क्या होता है कि इंडक्शन से अपने बॉडी के अंदर के कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे अपने बॉडी के अंदर कुछ स्टीरॉइड्स हो गए या बिलीरुबिन हो गए, तो उनका भी मेटाबॉलिज्म
बढ़ने लगता है। कुछ कंडीशन है जैसे पोर्फायरिया, समझ लीजिए पोर्फायरिया एक कंडीशन है कि जिसमें एबनॉर्मल ब्लड प्रोडक्शन होता है। सो अगर आपने एंजाइम इंडक्शंस किया तो ये एबनॉर्मल ब्लड प्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो बढ़ जाएगी। और एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया का एक एपिसोड आएगा, तो कभी भी ये पेशेंट जो पोर्फायरिया वाले पेशेंट है उसमें कभी भी एंजाइम इंड्यूसिंग दवा मत दीजिए, अदरवाइज उसको एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया का अटैक आ जाएगा। एंजाइम इंड्यूसर आप देते हो तो अगर वो दूसरी ड्रग के साथ इंटरेक्शंस करता है और वो जो दूसरी ड्रग्स हैं वो क्रोनिक मेडिसिन की ड्रग है, जैसे मान लीजिए कि डायबिटीज़ की दवा है, एपिलेप्सी की दवा है, बीपी की दवा है, ब्लड पतला करने की दवा है, तो ये सब दवाओं में क्या होता है कि हमको डोज फिर उसका ऑल्टर करना पड़ेगा। तो एंजाइम इंड्यूसर अगर ये दवा पेशेंट में चल रही है उसके साथ देते हो तो इन डोज दवा का डोज भी आपको बदलना पड़ेगा। ये एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स एनिमल में जो क्रोनिक टॉक्सिसिटी टेस्टिंग होता है उसको भी वो अफेक्ट करती है। अभी इसका हम फायदा कैसे ले सकते हैं, पॉसिबल यूज ऑफ एंजाइम इंडक्शन। अभी तक हमने जो देखा है कि एंजाइम इंडक्शन से मोस्टली नुकसान ही होता है, जो हमने देखा, और क्या आपको केयर करना पड़ता है। लेकिन ये एंजाइम इंडक्शन की प्रोसेस को आप फायदे के तौर पे भी यूज कर सकते हो क्लिनिकल कंडीशंस में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए नॉन हिमोलिटिक कंजेनाइटल जॉन्डिस, कभी कभार जो बच्चा जन्म के बाद पीला पड़ जाता है, लेकिन हिमोलिक उसमें दो कारण हो सकते हैं। एक तो उसका ब्लड टूटने लगता है और उसमें से बिलीरुबिन ज़्यादा रिलीज होने के वजह से वो जॉन्डिस होता है, जिसे बोलते हैं हिमोलिटिक जॉन्डिस। और दूसरा होता है नॉन हिमोलिटिक जॉन्डिस, यहाँ पे हिमोलिसिस नहीं हुआ होता है। सो ऐसा जो नॉन हिमोलिटिक जॉन्डिस है उसमें हम ये एंजाइम इंडक्शन का कंसेप्ट यूज करके बच्चे को ज़्यादा अच्छी तरह से फास्ट ट्रीट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हमको क्या करना है कि जो बढ़ा हुआ बिलीरुबिन है, ये केसेस में क्या होता है कि बिलीरुबिन का लेवल जो है ना बहुत बढ़ जाता है, तो हमको बिलीरुबिन का लेवल कम करना है। कैसे कम कर सकते हैं? अगर हम उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट कर दे, अगर हम उसका एंजाइम इंडक्शंस कर दे, तो एंजाइम इंड्यूसिंग करके हम उसका बिलीरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन कम कर सकते हैं। और एंजाइम इंड्यूसिंग के लिए हमारे पास एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स हैं। फॉर एन एग्जांपल ड्रग बी हम आगे देख रहे थे, जो एंटी एपिलेप्टिक दवा है कुछ, और वो सब। तो अगर वो हम ड्रग बी के तौर पे यूज़ करते हैं तो ये एंजाइम इंडक्शन प्रोसेस से बिलीरुबिन जो बढ़ गया है ये केस में, उसको हम कम करके नॉर्मलाइज ला सकते हैं। सो फिनोबार्बिटॉन जैसी दवा हम यूज़ करके बिलीरुबिन का क्लियरेंस बढ़ा सकते हैं, और जिससे ये बच्चे को हम जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा केस है कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम में सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है स्टीरॉइड्स का, तो यहाँ पे स्टेरॉइड्स का लेवल बहुत ही बढ़ जाता है। तो एक्सेस स्टीरॉइड का लेवल होने से कशिंग सिंड्रोम होता है। तो हम अगर मेटाबॉलिज्म उसका बढ़ा दे, एंजाइम इंडक्शन कर दे विथ ड्रग बी, तो हम ये स्टीरॉइड का कॉन्सेंट्रेशन कम ला सकते हैं। सो यहाँ पे भी हम फेनिटोइन नामक दवा का यूज़ कर सकते हैं जो एंजाइम इंड्यूस करती है, और जिससे हम स्टीरॉइड का लेवल कम करके कशिंग सिंड्रोम के पेशेंट्स को फटाफट ट्रीट कर सकते हैं। क्रोनिक पॉइजनिंग में भी क्या होता है कि जो टॉक्सिक मटेरियल है वो जमा होने लगता है बॉडी में। तो अगर हम उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा दे, जो जमा हुआ है वो पॉइजन, उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा दे, तो क्या होगा, बॉडी में से फटाफट बाहर निकलने लगेगा। सो ऐसे केसेस में भी फायदा रहता है। और लीवर डिसीज के, जहाँ पे लीवर खुद से काम नहीं कर सकता, तो अगर हम एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग दे तो उससे हम फटाफट मेटाबॉलिज्म उसका बढ़ा के दवा को बाहर निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।